वेलकम बैक। फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया में हम हैं फरीदाबाद में, वो शहर जो कोशिश कर रहा है वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा पाने की, और हम समझ रहे हैं कि इस शहर में किस तरह की संभावनाएं छिपी हैं। लेकिन इस आधे घंटे में हम लेकर आए हैं अपने दो खास मार्केट एक्सपर्ट, आपको बताने के लिए कि अगर आपने मार्केट में निवेश किया हुआ है तो मौजूदा समय में आपको क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी बाजार में। मेरे साथ हैं यहाँ पर गजेंद्र नागपाल, फाउंडर और सीईओ यूनिकॉर्न इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन के, कुणाल सारोगी, सीईओ इक्विटी रश के। इन दोनों के लिए हमारे दर्शकों ने ढेर सारे सवाल भेजे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन फिलहाल हम शुरू करते हैं लक्ष्मण इनसे ही सवाल पूछने। दर्शकों का सवाल लेने से पहले हम थोड़ा इनसे राय जान लें बाजार के हाल पे। सबसे पहले गजेंद्र साहब आपसे जानना चाहेंगे, जो बाजार की मौजूदा हालत है काफी असमंजस की स्थिति निवेशकों के लिए बनी रहती है, तो अगर कुछ जेनरिक सी बात पूछे, कौन सा सेक्टर आपको अभी लगता है जो सबसे सुरक्षित है बेहतर रिटर्न देने के लिहाज से, उसमें नुकसान की संभावना कम से कम हो? देखिए, इस टाइम पे मार्केट ना दो भागों में बटी हुई है। एक तो वो क्षेत्र है जहाँ पे हमारे को रिटर्न्स जो हैं वो ऑल टाइम हाई पे हैं स्टॉक्स, जैसे आप फार्मास्यूटिकल्स का एग्जांपल लीजिए या एफएमसीजी का एग्जांपल लीजिए, ये वो कैटेगरी है जो रिचली वैल्यूड है इन दैट सेंस। लेकिन दूसरी कैटेगरी वो है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है जो काफ़ी पिटा हुआ है और काफ़ी समय से लैंग्विशिंग कर रहा है। उसके अलावा और जो है सेक्टर जो इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, पर्टिकुलरली पावर क्षेत्र, पर्टिकुलरली जिसके बारे में बड़ी बातें हो रही थी पिछले सेक्शन में, तो ये वो सेक्शन है जहाँ पे वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्शन आपको दिखती है। तो मुझे लगता है सिचुएशन ऐसी असमंजस की है अभी कि ये कहना कि ये सेक्टर अच्छा करेगा थोड़ा सा मुश्किल है। आपको इस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को दो भागों में बांटना होगा। एक भाग वो जहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम प्ले है, जहाँ पे अगर मार्केट ठीक रहती है, गवर्नमेंट की तरफ से ठीक डायरेक्शंस आती हैं, तो आपको इमीडिएटली बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, जैसे मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम लिया। और दूसरा वो जो स्टेबिलिटी आपके पोर्टफोलियो को प्रदान करे, चीज़ें लाइक एफएमसीजी या फार्मास्यूटिकल्स। तो बैंकिंग पे मुझे लगता है अभी थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं। एक ऐसा सेक्टर है जिसके बारे में हम सब बात करना चाहते हैं। ऑटोमोबाइल के बारे में और वेट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम डीजल के प्राइस की क्लैरिटी को नहीं ले पाते, गवर्नमेंट वुड बी एबल टू बाइट अ बुलेट और नॉट, वो सब बहुत ऐसे सवाल हैं जो बहुत बड़े तरीके से इम्पैक्ट करते हैं इन दोनों क्षेत्रों को। तो मुझे लगता है सेफ प्ले करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन वन साइड वेयर यू कैन बी लिटिल मोर अग्रेसिव, एंड फॉर डिफेंसिव पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो यू हैव टू हैव फार्मास्यूटिकल एंड एफएमसीजी। चलिए, यानी कि आप एक तरफ से एक सुलझा हुआ कदम भी उठाएं, रिस्क ना लेते हुए कुछ सेफ सेक्टर्स पर भी जरूर पैसा लगाएं, और अगर चाहें तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक अच्छी राय बन रही है गजेंद्र की इसमें। कुणाल, आपसे जानना चाहूंगी, नए वित्त मंत्री ने पदभार संभाला है पी चिदम्बरम जी ने, और इस हफ्ते बाजार का मूड थोड़ा सा सुधरा। सेंसेक्स निफ्टी में हमने 2% का एक रेस देखा है। ये जो हम देख रहे हैं मूड बाजार का, ये आपको लग रहा है सस्टेनेबल है? निफ्टी में किस तरह की अभी कशमकश चल रही है? देखिए प्रियंका, मेरी राय ये है कि देखिए काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ हमने बाजार में देखी, अंतर्राष्ट्रीय संकट भी बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद आप एक चीज़ देखें कि बाजार 5100 के स्तर को नहीं तोड़ता है, लगातार उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। चार्ट पर स्टॉक्स काफ़ी मजबूत दिखाई देते हैं, काफ़ी स्टॉक्स गिरावट के बाद दोबारा से अब सिर उठा रहे हैं। जैसे रिलायंस की बात करें जो कि बाजार का दिग्गज है, तो हमने देखा है कि रिलायंस ने भी एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट को पिछली वीक में तोड़ा है। तो मुझे काफ़ी उम्मीद बनी है कि आने वाले सप्ताहों में आप एक बड़ी रैली देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी आप देखें तो डाउ जोन्स ने भी 13,000 का स्तर पार कर लिया है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 1 से 2 महीने बाजार के लिए अच्छे रहेंगे। चलिए, आपके मुंह में घी शक्कर कुणाल के आने वाले 1-2 महीने अच्छे रहने वाले हैं। जिस जगह इन्होंने बताया अपनी बात, आने वाले दिनों में अच्छे रहेंगे, और इन्होंने जो सेक्टर की बात कही, दर्शकों के मन में जाहिर तो कई सवाल होंगे। आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहले जितिन सदाना साहब से पूछते हैं क्या उनके सवाल हैं। जितिन जी, इसको डिबार किया है, मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसे इवेंट्स क्यों होते हैं, मतलब ये सब मेल प्रैक्टिस, तो ऐसा क्यों होता है और कैसे इन चीज़ों को रोका जा सकता है? बिल्कुल ऐसे सवाल हैं जो खास तौर से रिटेल निवेशकों के लिए बड़े दिल दहलाने बात होती है। अचानक से प्राइसेस का कम हो जाना, बढ़ जाना, उनको काफ़ी नुकसान होता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस चीज़ों को कैसे रोका जा सकता है, और पूछेंगे कैसे। रिपीट कराएंगे अपना सवाल फिर से पूछेंगे प्लीज़। दरअसल इनका कहना है कि सेबी ने कल जो कदम उठाए, कई कंपनियों पर जो बैन लगाया, चूंकि उनके शेयरों में काफ़ी ज़्यादा उठापटक हुआ था, तो ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं, कैसे इससे निवेशक कैसे सावधान रहें, इन चीज़ों से कैसे बचें? देखिए, जहाँ पे मार्केट्स हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें भी हो ही जाएंगी। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि भाई अगर हम कुछ काम करेंगे तो कुछ ना कुछ एक्सेसेस भी होंगे। तो हमेशा हर मार्केट में ऐसे लोग, ऐसी कंपनियां ज़रूर हैं जो किसी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का या किसी रूल बुक का, लूप होल का, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं। तो ये
ये कहना कि भाई ऐसी चीज़ें कभी नहीं होंगी, मुझे लगता है थोड़ा सा अनफेयर है क्योंकि ये चीज़ें जब तक सिस्टम्स हैं, जब तक हम सब लोग उन सिस्टम्स के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ मिलकर काम करते हैं, तो वो सिस्टम्स में कुछ ना कुछ खामियां आती रहेंगी। इंपॉर्टेंट ये है कि एज ए रेगुलेटर सेबी ने बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया है मार्केट को कि भाई ऐसी चीज़ों को अब हम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आप पहले कुछ एक समय से देखें, पिछले कुछ क्वार्टर से जो सेबी की रूलिंग्स आ रही हैं ऑन वेरियस कंपनीज एंड ऑन द वेरियस प्रमोटर ग्रुप ऑल्सो, वो काफ़ी सख्त हैं। तो इससे जो सख्ती है, इससे एक बड़ा डेटरेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी रॉन्ग डूइंग में इंडल्ज होने के लिए। तो मुझे लगता है while one can't wish away all the unscrupulous things that can happen in the market, but एक तरीका जो बेस्ट है हमारे पास, और एज हम लोग एज मार्केट इंटरमीडिएरीज या आप लोग एज मीडिया, आई थिंक उसको अच्छी तरह से हाईलाइट करें, उसका मैसेज लोगों तक पहुंचे और ये चीज़ें आगे ना हो, इसकी कोशिश की जा सकती है। लेकिन कंप्लीटली ऐसी चीज़ें एलिमिनेट हो जाएंगी इस पर्टिकुलर इवेंट के बाद, ऐसा मुझे लगता है सोचना थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहेगा। और ऐसे में रेगुलेटर का रोल अहम हो जाता है, और जाहिर तौर पर सेबी ने एक ऐसा कदम उठाया है जो बहुत स्ट्रांग मैसेज पूरे बाजार को दे रहा है। बढ़ते हैं आगे, दिनेश जी हमारे बीच में मौजूद हैं। दिनेश जी नमस्ते, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप बाजार के बारे में? नमस्कार सर। प्रेजेंटली मार्केट एनवायरनमेंट में मैं जानना चाहता था कि लार्ज, मिड और स्मॉल कॉप किस पे ध्यान देना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए? बिल्कुल, तो क्या पिक होंगे कुणाल, आप इनके लिए कुछ लिस्ट दे सकते हैं? लार्ज में जाएं, स्मॉल में जाएं या मिड में जाएं, और उसमें कुछ पिक आप इन्हें बता पाएंगे? देखिए प्रियंका, जब भी बाजार चलता है, देखिए स्मॉल कैप्स में मैं इनको सलाह दूंगा कि अभी दूर रहें। देखिए जब बाजार में दिग्गज शेयर ही सस्ते वैल्यूएशन पर उपलब्ध हैं, तो क्यों हम छोटे शेयरों में जाएं जहां पर रिस्क ज्यादा है। अगर आप वैल्यूएशन की बात करें या अगर आप देखें कि चार्ट्स पर कौन से स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, तो देखिए जिन स्टॉक्स में हमने लगातार तेजी देखी है, जो लगातार बढ़त दिखा रहे हैं, गिरते हुए बाजार में भी जो लोग आउट परफॉर्म किया है, मुझे लगता है कि उन सेक्टर्स पर विशेष फोकस होना चाहिए। अभी जैसे गजेंद्र ने बात की फार्मा की, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे अवसर फार्मा सेक्टर में उपलब्ध हैं। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो मुझे लगता है देखिए 3 शेयर हैं, अजंता फार्मा, नेटको फार्मा और पिरामल हेल्थ केयर। देखिए तीनों के चार्ट बेहतरीन हैं। लगातार आप देखिए कि बाजार की गिरावट का भी कोई असर इन काउंटर्स पर नहीं पड़ा। तो अगर आप नया निवेश सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा विकल्प इन तीनों काउंटर्स में बनता है। चलिए, बिल्कुल निवेश करना चाहते हैं तो आपको रिटर्न के लिहाज से कई सारे सेक्टर हैं, कई सारे स्टॉक्स हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं अशोक जी का। अशोक जी, हाँ, क्या जानना चाहते हैं? पी चिदम्बरम जी के फाइनेंस मिनिस्टर बनने से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट को, हमारी फरीदाबाद की इंडस्ट्रीज को? बिल्कुल, केवल आपको ही नहीं, पूरे बाजार को बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं। गजेंद्र, नए वित्त मंत्री के साथ जो है कई सारी नई उम्मीदें जागी हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं इस एक रोल चेंज में? अब किस तरह, आपकी क्या उम्मीद है? जी देखिए, मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जब चिदम्बरम साहब मार्केट में थे तो उनके जो मार्केट के जो सपोर्टिव मूव थे वो हम सब जानते हैं। ये सब काफ़ी समय से हम लोग अपेक्षा भी कर रहे थे। किसी वजह से जो हमारी अपेक्षाएं थी मुखर्जी साहब से, जो प्रेसिडेंट हो गए, तो वो उस ढंग से मार्केट उतना उत्साह नहीं ड्रॉ कर पाई उनसे। लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं, पर्टिकुलरली जैसे हमने कहा, कुछ एक जिसको हम लो लाइंग फ्रूट्स बोलते हैं मार्केट की लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल जैसे ये एविएशन में आपको 49% अलाउ करना, आई थिंक दैट्स अ स्टेप विच इज़ वेटिंग टू हैपन। सारी एविएशन कंपनीज लीड कर रही हैं, वो पे वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए। पेंशन सेक्टर के कुछ रिफॉर्म्स हैं जिनकी अपेक्षा है हमारे को। उसके अलावा इंश्योरेंस को लेके कुछ एक उम्मीदें हैं। जो डायरेक्ट टैक्स कोड है उसको लेके मार्केट काफ़ी समय से उनकी अपेक्षा कर रही है। तो ऐसी कोई चीज़ें जिनके बारे में अक्सर बात करते रहे हैं, जिन पे पॉलिसी इनेक्शन की वजह से कुछ हो नहीं पा रहा था और मार्केट कुछ असमंजस में थी, आई थिंक उससे एक बड़ी उम्मीद जागी है। और एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जैसे ही जब हमारे अस्वर्ड फाइनेंस मिनिस्टर प्रेसिडेंट के लिए जब उन्होंने अप्लाई किया था, उस पॉइंट इन टाइम से ही फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स की तरफ से या पीएमओ की तरफ से हमको मैसेज मिलने शुरू हो गए थे कि भाई अब हम इसको बैक ऑन ट्रैक लाने की पूरी कोशिश करेंगे। उससे अपेक्षाएं बिल्डअप हुई हैं। लेकिन इस अच्छे माहौल में एक जो चिंता लोगों की बनी हुई अभी भी कि अंतर्राष्ट्रीय माहौल सुधरने की बजाय अभी भी कहें तो एक तरह से बिगड़ने के संकेत ज्यादा मिल रहे हैं सुधरने के। ऐसे में चिदम्बरम साहब से एक तरह से उम्मीद जगी है, दूसरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय माहौल हमें थोड़े से उम्मीद पर पानी फिरता दिख रहा है। इससे कैसे, कितनी चिंता का विषय है मार्केट के लिए खासतौर से? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट जो है वो हमारी मार्केट पे इम्पैक्ट डालती रहेंगी। अल्टीमेटली हम भी उसी ग्लोब का हिस्सा हैं और जिस ढंग से हमारी डिपेंडेंस ऑन द ग्लोब बढ़ी है तो ऑब्वियसली उनका इम्पैक्ट होएगा। लेकिन वो चीज़ें वो है जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। आज की डेट में हमारा जिन चीज़ों पे कंट्रोल है वो हमारे खुद के डोमेस्टिक फ्रंट है, जहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल वेट कर रही हैं, जिन पे कुछ एक्शन होने की उम्मीद की जा सकती है, मार्केट अपेक्षा करके बैठी है। तो मैं यही समझूंगा कि we can only control the controllables. We cannot control what is going to be happening in the international arena,
बट जो हमारे अपने कंट्रोल में है, हमारे अपने हाथ में है, उसको लेके मार्केट की उम्मीदें पूरी होंगी, ऐसी मेरी अपेक्षा है नए वित्त मंत्री साहब से। चलिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। नए वित्त मंत्री की तरफ भी उम्मीद भरी निगाहों से बाजार देख रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर रहेंगे फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया की अपनी इस खास सीरीज में। हम फरीदाबाद में मार्केट एक्सपर्ट के साथ सुलझा रहे हैं मार्केट से जुड़े आपके सवालों को। एक और आपका फिर से स्वागत है फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया में। और हम इस वक्त हैं फरीदाबाद में, जिसमें विकास की ढेरों संभावनाएं हैं और तमाम पहलुओं से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस खास शो में, इस खास सेगमेंट में हम चर्चा कर रहे हैं निवेश के मौकों को लेकर के। अभी तक हमने देखा बाजार में निवेश के कितने मौके हैं और किस किस सेक्टर में खास से निवेश करना चाहिए। अब चलते हैं, दर्शकों का सवाल लेते हैं। सबसे पहला सवाल आते हैं राजेंद्र गुप्ता जी का। आप क्या जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से? सोने के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कब कहाँ तक जा सकता है? कुणाल साहब, आपसे जानना चाहेंगे। आप सोने पर काफी पैनी नजर बनाए रखते हैं। देखिए, सोना लगातार बढ़ रहा है और सबकी अपेक्षाओं से ज़्यादा बढ़ा है। लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 30,000 सोना हो जाएगा, लेकिन तेजी दिखा रहा है सोना। देखिए, टेक्निकल्स में क्या कहा जाता है कि कभी भी ट्रेंड पर शंका नहीं करनी चाहिए। अभी सोने का ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ थकान महसूस कर रहा है सोना। एक तरफा तेजी अब सोने में शायद न रहे, सोना काफी वक्त तक अब कंसोलिडेट कर सकता है। तो जिस रफ्तार से हमने बढ़त पिछले साल या 2 सालों में देखी है, मुझे लगता है कि अब कोई ठहराव सोने में देखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जिनके पास निवेश है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर आपने सोना खरीदा है, मेरे राय में थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले लेना अब शायद ठीक है। जो नया निवेश के लिए सोच रहे हैं, मेरे ख्याल से कुछ इंतजार करिए, करेक्शन जरूर बनता है। देखिए, अब ये भावना लोगों में घर करती जा रही है कि सोना शायद कभी गिरेगा ही नहीं, लेकिन ऐसा किसी भी एसेट के साथ नहीं होता है। काफी बढ़ जाने के बाद जरूर उसमें करेक्शन आता है। तो सोने में करेक्शन ड्यू है, करेक्शन में आप जरूर खरीद कर सकते हैं। कुणाल साहब, एक और अहम सवाल उठता है, जो आपने कहा नया निवेशक है तो थोड़ा वेट कर सकते हैं। नए निवेशक जब भी पैसा लगाते हैं सोने में, तो बड़ा ही अहम सा सवाल उठता है कि किस फॉर्म में पैसा लगाएं सोने में। सोने में निवेश के तमाम मौके हैं, तमाम साधन हैं। किस साधन में पैसा लगाएं? फिजिकल गोल्ड में लगाएं, ETF में लगाएं? किस तरह से पैसे लगाएं? क्या बेहतर होता है? देखिए, सबसे बेहतरीन तरीका जो सोने में निवेश का है वो है ETF का। आप देखिए, उसके जरिए आप निवेश करते हैं, आपका पैसा डीमैट के जरिए आपको सोना मिल जाता है। ना उसको संभालने की चिंता है, ना तिजोरी में रखने की चिंता है, ना चोरी हो जाने का डर है। तो वहां पर आप बहुत सहूलियत से खरीद सकते हैं। और जब आप बेचते हैं तो किसी तरह का मेकिंग चार्ज या वेस्टेज चार्ज भी आपको नहीं देना पड़ता है। तो बहुत ही कन्वीनियंटली आप सोने में खरीद फरोख्त कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा तरीका है ETF के जरिए, या E-गोल्ड के जरिए आप नेशनल स्पॉट एक्सचेंज के जरिए भी सोने में खरीद फरोख्त कर सकते हैं। तो सोने का एक नया फॉर्म ETF और E-गोल्ड जो है ज्यादा बेहतर मान रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स। लेकिन कुछ और सवाल, लोकेश जी हमारे बीच में मौजूद हैं, फरीदाबाद के हैं लोकेश जी भी। बताइए लोकेश जी, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार, मैं पैनल से जानना चाहूँगा कि रिटेल में FDI की क्या संभावनाएं हैं और उसका क्या असर रहेगा? बिल्कुल, तो FDI का इंतजार रिटेल क्षेत्र को भी है। गजेंद्र, आप इस कदम को कितना अहम मान रहे हैं रिटेल क्षेत्र के लिए? ये कदम बहुत अहम है और मुझे लगता है ये गेम चेंजर हो सकता है। ये एक अलग बात है कि जो भी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं वेस्टेड सर्कल के द्वारा कि भाई इससे जो 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 गली मोहल्ले के पंसारीज हैं उनको बड़ी डिफिकल्टी आएगी, ये सब चीज़ें मुझे लगता है वो एग्जेजरेटेड है। पर्पज़ ये है कि आज की डेट में हमारे पास सबसे बड़ी समस्या है सप्लाई चेन की। हम सब जानते हैं कि करीबन 40% का जो हमारा जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो हम तक नहीं पहुंच पाते और वो सड़ जाते हैं रास्ते में, जिसकी वजह से प्राइसेस हैं आर्टिफिशियली हाई हैं। किसानों को जो उनकी पैदावार करते हैं उनको ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है और बिचौलिए बीच में काफ़ी कुछ खा जाते हैं। हम सब ये जानते हैं। कंज्यूमर इज़ नॉट बेनिफिटिंग, फार्मर्स इज़ नॉट बेनिफिटिंग, मिडिल मैन आर बेनिफिटिंग। ये सब चीज़ें हैं जो अगर FDI रिटेल में होता है और पूरी की पूरी एंड टू एंड हमको एक पूरा प्रोसेस बनाने का मौका मिलता है, तो ये चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए हमारे देश को बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगी। लेकिन फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट ऐसी चीज़ें सामने उतनी एग्रेशन से नहीं ला जा पा रही हैं। अगर FDI रिटेल में अलाउ होता है
तो उससे हमारे देश में जो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो है वो भी बढ़ेगा, जिससे हमारे रूपी को ताकत मिलेगी तो इकॉनमी बेटर होगी। तो इसकी जो इम्प्लीकेशंस है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर फ्यू ईयर्स अपने आप को अनफोल्ड करेंगी। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा स्टेप है। इसलिए मैं पर्सनली और जो भी राइट माइंडेड लोग हैं इस बात के काफ़ी सपोर्टर हैं, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट का जो हमारा अभी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो ऐसा बना हुआ है कि शायद वो इतना बोल्ड मूव नहीं ले पा रहे बिकॉज ऑफ द अलाइज नॉट बीइंग सो सपोर्टिव। तो आई थिंक वो भी उनके पॉलिटिकल लगभग स्वार्थ को तय करता है। तो क्या कर सकते हैं? तो कुल मिलाकर कहें नागपाल साहब, तो रिटेल एफडीआई रिटेल में आता है तो ना सिर्फ रिटेल सेक्टर की बल्कि इससे जुड़े तमाम दूसरे सेक्टर की तस्वीर काफी तेजी से बदलेगी। एक जो बड़ा अहम सवाल आपसे जानना चाहें कुणाल साहब कि रिटेल सेक्टर में एफडीआई आता है तो चिंता ये रहती है कि वह घरेलू इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, उनको नुकसान होगा, ये तमाम तरह की आशंकाएं उठ रही हैं। लेकिन अगर रिटेल में एफडीआई के फैसले को नजदीक देखता हुआ कोई निवेशक किसी स्टॉक में पैसा लगाना चाहे तो आपके हिसाब से कौन कौन से स्टॉक है जिसमें पैसा लगा सकता है अभी के हाथ? देखिए, जाहिर सी बात है कि देखिए अगर ये अलाउ होता है तो सबसे बड़े जो बेनिफिशियरीज होंगे वो कंपनी हैं जो इस व्यापार में ऑलरेडी हैं। जैसे अगर बात करें पेंटालून रिटेल की, जो कि इस पूरे क्षेत्र का दिग्गज काउंटर है और जो सबसे अच्छी तरह पोजीशनड है इस फैसले का फायदा उठाने के लिए, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मर्जर एक्विजिशन वहां पर संभव है। बहुत सारे ब्रांड्स पेंटालून के भीतर हैं जिनको स्पिन ऑफ करके वो नए नए ब्रांड्स क्रिएट कर सकता है। तो मुझे लगता है कि पेंटालून रिटेल एक अच्छा विकल्प हो सकता है। उसी तरह देखिए ट्रेंट और शॉपर स्टॉप, ये दोनों काउंटर्स ऐसे हैं जिन्होंने काफी मजबूत चार्ट हैं, लगातार बाजार की गिरावट पर भी वो बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है इन तीनों में से किसी भी शेयर में निवेश किया जाए और ये फैसला वाकई में हकीकत बन जाता है तो आप देखें जरूर इन तीनों काउंटर्स को। एक संक्षिप्त सवाल इसी से जुड़ा हुआ जानना चाहेंगे, जो रिटेल में एफडीआई पे कई सारे फैसले होते हैं, फिर रुक जाता है, फिर आगे गाड़ी बढ़ती है, फिर रुक जाती है, तो पैसा कब लगाया जाए? जब फैसला औपचारिक रूप से हो जाए तब पैसा लगा, या फिर पहले से निवेशक इस उम्मीद में कि फैसला होगा हम लगा के बैठे? क्योंकि फैसला में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। देखिए समय लक्ष्मण, अगर चार्ट की मदद ली जाए ये पहचानने के लिए कि कौन सा मौका सही है, तो आप देखिए हाल के दिनों में हमने बहुत वॉल्यूम देखे हैं इन काउंटर्स में और ये वॉल्यूम पिछले 2 या 3 महीनों से लगातार बने हुए हैं। इसका मतलब शायद कोई इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ग्रुप ऐसे हैं जो कि अभी इन गिरी हुई कीमतों पर इन काउंटर्स को एक्वायर कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि जब कभी ये फैसला आएगा तो आप एक तेज रफ्तार बढ़त देखेंगे। तो जो निवेशक थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हैं वो मौजूदा स्तरों पर भी इन काउंटर्स में निवेश। दर्शक अगला सवाल लेते हैं, राजीव अग्रवाल जी से पूछते हैं क्या जानना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट से। जी नमस्कार सर, आज के समय में किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना सबसे बेहतर विकल्प है? ये काफी अहम सवाल, हर निवेशक यही जानना चाहते हैं किस सेक्टर में सबसे फायदेमंद होगा निवेश करना। देखिए, मैंने काफ़ी कुछ पहले पिछले सवाल के जवाब में कहा है कि इस पॉइंट इन टाइम पे ऐसी असमंजस की स्थिति है कि एक सेक्टर का नाम लेना थोड़ा सा रिस्की भी है, क्योंकि पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हर दिन बदल जाता है। कुछ समय पहले बैंकिंग पे हम काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि लग रहा था कि आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट घटाएगा तो पॉजिटिविटी आनी शुरू होगी, ऑफटेक क्रेडिट ऑफटेक बढ़ेगा, एनपीएस कम होंगे। अब इन्फ्लेशन आ गई और मॉनसून ने थोड़ा सा हमको निराश किया, जिसकी वजह से जो आरबीआई की एबिलिटी है टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स वो थोड़ी सी इम्पेयर हो गई। तो ये एक बड़ा डायनेमिक सा है जिसमें वक्त ब वक्त सेक्टर की प्रेफरेंसेस चेंज होती रहती हैं। जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में कहा कि 2 भागों में आपका पोर्टफोलियो बांटना होगा, एक वो जो स्टेबल रिटर्न देने वाले हैं और एक वो जहां पे अगर सब चीज़ ठीक रहती है तो आपको एकदम से अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो दैट इज़ अ बैलेंसिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर वुड बी वन पार्ट जहां पे मुझे लगता है वैल्यूएशन वाइज काफ़ी चीप अवेलेबल है वैल्यूएशंस, और दूसरा फार्मास्यूटिकल या एफएमसीजी जहां पे वैल्यूएशन रिच हैं लेकिन कंसिस्टेंट आपको रिटर्न्स मिलते रहते हैं। तो आई वुड वांट दैट investors should be balancing their portfolio in these 2 or 3 sectors. कुणाल, इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्मा आपका कौन सा पसंदीदा रहेगा इन दोनों सेक्टर में, और कुछ पिक्स आप देना चाहेंगे हमारे मौजूद फरीदाबाद के लोगों को? देखिए प्रियंका, जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्मा का सवाल है तो जैसे मैंने पहले कहा मुझे फार्मा बहुत पसंद है। आप देखिए जिस तरह की तेजी यहाँ रही है, मुझे लगता है कि आने वाला वक्त भी फार्मा के लिए फेवरेबल रहेगा। एक और चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि देखिए एक बहुत अच्छा विकल्प निवेश का है एमएनसी स्टॉक्स पर। अगर आप देखें तो भारत में बहुत सारे एमएनसी स्टॉक्स लिस्टेड हैं, चाहे बात करें कैस्ट्रॉल की, नेस्ले की, कोलगेट की, हिंदुस्तान यूनिलीवर की। लगातार ये काउंटर्स डिविडेंड देते रहे हैं, इनके चार्ट बहुत मजबूत हैं, लगातार इनमें वैल्यू बनती रही है। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर नए विकल्प खोज रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर एमएनसी स्टॉक्स को एज अ सेक्टर देखें और उनमें आप नियमित निवेश करें तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न आने की संभावना है। और साथ ही में फार्मा, जो हमेशा से ही आपका पसंदीदा सेक्टर रहा है, डिफेंसिव सेक्टर, फार्मा एक अच्छा बेट है। हमारे दोनों एक्सपर्ट ऐसा महसूस करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी दांव लगाना एक अच्छा कदम हो सकता है। जे आनंद जी यहाँ पर मौजूद हैं। आनंद साहब, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप?
नमस्कार सर, मैं जानना चाहता हूँ आप नए निवेशक को क्या सलाह देंगे कि वो किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो डेवलप करें? कुछ बहुत ही मिलता जुलता सवाल है, चुनिंदा सेक्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन नागपाल सर, अगर नया है निवेशक और जाहिर तौर पर ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं आ रहा है, लॉन्ग टर्म नजरिया रखना चाहिए, पहली बात मुझे लगता है आप लोगों से जो मैंने सीखा है, और क्या सलाह देना चाहेंगे, किस तरह का पोर्टफोलियो बनाए? देखिए, निवेशक शब्द अपने आप में इन्वेस्टर ही है, निवेशक ट्रेडर नहीं है, निवेशक शॉर्ट टर्म प्लेयर नहीं है। जो नया निवेशक आएगा सबसे पहले तो उसको अपना एज प्रोफाइल ध्यान में रखना चाहिए। अगर तो वो -30 है, 30 के साइड में है या अर्ली 30s में है, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो बड़ा होना चाहिए या बड़ा हो सकता है। और जो अगर 40 और 50s का है तो उसका इन्वेस्टमेंट होराइजन उस हिसाब से होता है। मेरे ख्याल से अगर आपका एज प्रोफाइल बिटवीन 30 एंड 40 है, ज़्यादातर लोग के पास इन्वेस्टेबल सरप्लस उसी एज ग्रुप में होता है, तो मुझे लगता है आपके पास अगले 10-15 साल अवेलेबल है जहाँ पे आप किसी भी ऐसे सेक्टर में या किसी भी ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको सब्सिक्वेंटली अच्छे रिटर्न देगा, ना सिर्फ डिविडेंड की फॉर्म में बट कैपिटल एप्रिसिएशन की फॉर्म में भी। तो उसमें आपको उन सेक्टर्स में निवेश करना होगा जो सेक्टर, अगर आप नए निवेशक हैं, रिस्क ऑब्वियसली यू वुड नॉट वांट टू लूज मनी व्हेन यू स्टार्ट। पहली चीज़ आपको दिमाग में रखनी चाहिए कि जो स्टॉक मार्केट का निवेश है वो एब्सोल्युटली रिस्क फ्री नहीं है, मनी डेप्रिशिएट भी कर सकती है, तो दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो भी आप निवेश करें आपको ये समझना चाहिए, जैसे वॉरेन बफेट ने कहा कि जो ऐसी ज़रूरतें जब तक ह्यूमैनिटी रहेगी, इंसान रहेगा, तब तक वो ज़रूरतें कायम रहेगी। FMCG स्टॉक्स की बात करी अभी कुणाल ने, फार्मास्यूटिकल की बात करी, कुछ है कैसा भी माहौल हो, इकोनॉमी ऊपर जा रही हो नीचे जा रही हो, इन चीज़ों की खपत होनी है, तो इनकी कंसिस्टेंट डिमांड बनी रहेगी और इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी उस हिसाब से बिहेव करेगी। सिमिलरली कुछ एक पोर्टफोलियो आपका डिपेंडिंग ऑन कौन सा सेक्टर है, फॉर एग्जांपल पावर के बारे में इतनी सारी बातें हुई हैं, तो पावर पे गवर्नमेंट का फोकस है, PMO का इतना दिमाग लग रहा है इस पॉइंट इन टाइम पे कि कैसे इसको सही किया जाए, तो आई एम श्योर कुछ एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे भी आएंगी। जैसे अभी रिटेल की बात हो रही थी, कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं तो उसके हिसाब से पार्ट ऑफ सम पोर्टफोलियो हैव टू बी गोइंग देयर एज वेल। तो जब भी आप कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके भूल जाने वाली सिचुएशन वो दिन चले गए, अब ऐसी सिचुएशन नहीं है। एनवायरनमेंट इतना डायनामिक है कि रोज बरोज आपको ट्रैक करना पड़ता है आपका पोर्टफोलियो और देखना पड़ता है कि कैसे मुझे अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करते रहना पड़े। तो इट्स अ कंटीन्यूअस एक्सरसाइज। शुरुआती निवेशक को तो आप काफी चौकस कोई पैसा नहीं बन सकता। बिल्कुल। कुणाल साहब आपसे जानेंगे, चूंकि इन्होंने कई सारे सेक्टर तो बता दिए, अब चूंकि माहौल ऐसा है कि सरकार की तरफ सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, सरकार तमाम कदम उठा रहे हैं, खासतौर से इन्होंने कहा भी पावर सेक्टर के लिए, इंफ्रा सेक्टर के लिए कदम उठा रहे हैं, तो आपको लगता है कौन कौन से स्टॉक हैं इंफ्रा सेक्टर या फिर पावर सेक्टर के लिए कि जिसमें वाकई अब हम लोग को थोड़ा सा दिलचस्पी लेना चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से काफ़ी एक्शन देखने को मिला लगातार? देखिए, मुझे लगता है लक्ष्मण, पावर सेक्टर में अगर निवेश करना है तो बहुत लंबा वक्त के लिए आपको वेट करने के लिए तैयार होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कि पावर सेक्टर में कोई बहुत बड़ी तेजी आनी चाहिए। जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर्स हैं, अगर आप बात करें और कंपैरेटिव इवैल्यूएशन करें अलग अलग पावर कंपनीज का, तो मुझे लगता है कि 2 काउंटर्स बहुत अच्छे हैं, NTPC जो कि सरकारी है और टाटा पावर जो कि प्राइवेट है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों में यदि निवेश किया जाए, अगर पावर को ही प्ले करना है तो ये 2 काउंटर्स बेहतरीन है। इसी के साथ आप दोनों का शुक्रिया यहाँ आने के लिए। गजेंद्र, आपका भी शुक्रिया। कुणाल, शुक्रिया मार्केट से जुड़ी इतनी सारी बातों को हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। फिलहाल फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया के हमारे इस फरीदाबाद के सीरीज में वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आइए क्योंकि हमारे साथ होंगे फरीदाबाद के ही कुछ खास लोग जिनसे हम ये चर्चा जारी रखेंगे कि फरीदाबाद में किस तरह की संभावनाएं हैं और इस संभावनाओं को किस तरह से फरीदाबाद अपने लिए तरक्की के नई भाषा में बदल सकता है। तो वापस आइए इस छोटे से ब्रेक के बाद।